दिस इज़ मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विजन क्लासेस। और हम यहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। इसके रिगार्डिंग जो है हमारा टॉपिक चल रहा है ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। इसमें हमारा लगभग टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा बचा है कुछ डिसऑर्डर ऑफ रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो है हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स बचा है। हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स को आज हम पढ़ने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट किया जाए। और इसमें थोड़ा सा जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, ये सब बचा है, तो उसको हम बिना शीट के पढ़ेंगे। मैं एक्सप्लेन करूँगी या मैं देखती हूँ अगर शीट अवेलेबल होता है तो मैं उसको PDF में चेंज करके तब उसको एक्सप्लेन करूँगी। वो भी इसी में हम पढ़ेंगे, या तो प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस क्रैब साइकिल पढ़ेंगे, या एनिमल फिजियोलॉजी में, तो फिलहाल हम इसी में कवर कर लेंगे। तो एक बड़ा चैप्टर है ये, इसको मिलाने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट मुझे भेज सकते हैं, अपने सजेशन भेज सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए वो भेज सकते हैं, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप भेज सकते हैं। और अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम जो है ना लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक, है ना। हियरिंग बर्गर रिफ्लेक्स क्या होता है? अचानक से आर्टरी में स्ट्रेच आने की वजह से या किसी नॉर्मल इनएक्टिविटी की वजह से इंस्पिरेशन का रुक जाना, है ना। इंस्पिरेशन का रुक जाना और उस इंस्पिरेशन जो रुक गया है उसको स्टार्ट कराने के लिए जो सिग्नल भेजे जाते हैं ब्रेन को, जिसमें जो है एल्वियोलाई की ओवर स्ट्रेचिंग और ब्रस्टिंग को प्रिवेंट करते हुए, जिससे कि इंस्पिरेशन चल रहा है और वो 2 सेकंड्स में इंस्पिरेशन ख़त्म होना चाहिए ना, वो 2 सेकंड से लंबा अगर चल गया और वो आपको दिक्कत करेगा, तो उसको रोकने के लिए कि इंस्पिरेशन रुके और एक्सपिरेशन कंटिन्यू हो, वो सिग्नल जो ब्रेन को भेजा जाता है और जो है रिफ्लेक्स एक्शन उसके अकॉर्डिंग जो नॉर्मल मैकेनिज्म स्विच ऑफ हो जाती है इंस्पिरेशन की, उसको रेगुलेट करने के लिए जो सिग्नल भेजा जाता है उसे कहते हैं हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, आर्च। ओके, ये मैंने थोड़ी आसान भाषा में समझाया है। और अब नवी एक बार रीड करते हैं क्या लिखा है। इन द वॉल ऑफ टर्मिनल ब्रोंकियाई एंड आर्टिया stretch receptor are present which are normally inactive but they become active when the lungs are excessively inhaled due to failure of switch off the inspiration। देखिए लिखा है ना, एक्सेसिव, ज़्यादा अमाउंट में इनहेल कर लेना और जो है लंग्स फेल हो जाते हैं, स्विच ऑफ हो जाती है मैकेनिज्म किसकी, इंस्पिरेशन की। द हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्च नाउ बिकम एक्टिव। जब इंस्पिरेशन की एक्टिविटी जो है बंद हो जाती है तो हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स अपने आप एक्टिव हो जाता है एंड सेंड इनिबिटरी सिग्नल टू द रेस्पिरेटरी सेंटर स्विच ऑफ इंस्पिरेशन। तब जो है हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स जो एक्टिवेट होता है उसके थ्रू सिग्नल भेजा जाता है इंस्पिरेटरी सेंटर को टू स्विच ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन को स्विच ऑफ करिए, अब एक्सपिरेशन का टाइम है, इंस्पिरेशन ही चले जा रहा है तो एक्सपिरेशन भी तो होगा। कब तक आप कितना लंबा इंस्पिरेशन करेंगे, है ना, एक लिमिट है। 2 सेकंड में इंस्पिरेशन खत्म हो जाना है और 3 सेकंड में एक्सपिरेशन खत्म हो जाना है। इस टाइम से ज़्यादा अगर इंस्पिरेशन में टाइम लग रहा है या एक्सपिरेशन में टाइम लग रहा है, इट मीन्स कि इंस्पिरेशन में अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। वो सिग्नल भेजेगा इंस्पिरेटरी सेंटर को, ब्रेन के इंस्पिरेशन को बंद करे, मेडुला ऑब्लांगेटा में जो रहता है। दिस प्रिवेंट द एल्वियोलाई फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग एंड ब्रस्टिंग। दस हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्च इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है भाई। इंस्पिरेशन नहीं चलता है, एक्सपिरेशन होगा नहीं तो कब तक किसी को सांस लेने में दिक्कत होगी ना। तो ये प्रोटेक्टिव विच वर्क ओनली व्हेन नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ स्विच ऑफ, नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन इज स्विच ऑफ डज नॉट वर्क टाइमली ड्यू टू एनी रीजन। कोई भी रीजन हो सकता है उसका, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि नहीं इसी कारण से अगर इंस्पिरेशन चल रहा है तभी हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी कारण से, कोई भी कारण से अगर आपका इंस्पिरेशन लंबा चल रहा है और वो स्विच ऑफ ना हो के एक्सपिरेशन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा। वो जो है इंस्पिरेटरी सेंटर जो है ब्रेन का, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी सेंटर जो है ब्रेन का, मेडुला ऑब्लांगेटा को सिग्नल भेजेगा इंस्पिरेशन भेजेगा कि इंस्पिरेशन को स्विच ऑफ करें, इंस्पिरेशन का टाइम ओवर हो गया है, अब ये नहीं हो सकता ज़्यादा,
इसको बंद करिए और हम जो है फिर बॉडी एक्सप्रेशन करें। और ये प्रिवेंटिव मैकेनिज्म होता है, ये प्रिवेंट करने के लिए होता है, ठीक है ना। और ये एल्वियोलाई की ओवर स्ट्रेचिंग और ब्रस्टिंग, भाई ज़्यादा हाँ एयर आप ले लेंगे तो ओवर स्ट्रेचिंग भी तो हो सकती है, ज़्यादा मसल्स में ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है एक्सरसाइज करने से, खेलने से ना पेन होने लगता है, तो ऐसे एल्वियोलाई में भी तो हो सकती है ओवर स्ट्रेचिंग, या ब्लास्ट हो जाएगा, मसल्स रप्चर हो जाती है, लिगामेंट रप्चर हो जाता है ना कई बार गिरने विरने में, तो ऐसे अगर ओवर इंस्पिरेशन ज़्यादा है यार, जाए जा रही है अंदर, आप लिए जा रहे हैं, तो ब्लास्ट ब्लास्ट भी तो हो सकता है एल्वियोलाई में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए होता है ना। The regulation of respiration is done by the neural system. इंस्पिरेशन का जो रेगुलेशन है न्यूरल सिस्टम से होता है, ये आपको पता ही है। इंस्पिरेशन एस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन द मेडुला, मेडुला ऑब्लांगाटा में होता है, एंड द मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मेडुला ऑब्लांगाटा मेनली रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? रेस्पिरेशन के लिए। अनदर रीजन का न्यूमेट्रिक्स सेंटर प्रेजेंट इन द पोनस। दूसरा जो सेंटर है इसका न्यूमेट्रिक सेंटर होता है, जो पोन्स वेरोली में होता है। द न्यूमेट्रिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑन इंस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये मॉडरेट अमाउंट में चलाता है, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब एक्सेसिवली इंस्पिरेशन एक्सेसिवली एक्सप्रेशन के लिए नहीं रेस्पॉन्सिबल। कीमो सेंसिटिव एरिया इज स्टिमुलेटेड एडजस्ट टू द रिदम सेंटर। कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं जो सिग्नल्स भेजते हैं, भाई जो जब इंस्पिरेशन चलता रहता है सिग्नल किसके थ्रू जाएगा? वो ब्रेन को कीमो रिसेप्टर के थ्रू ही जाता है ना, जो एसिटिल कोलिन होता है वो उसके थ्रू सिग्नल जाते हैं न्यूरॉन के थ्रू। एक न्यूरॉन का डेंड्राइट, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रिट और बैक पोर्शन टेंड्राइल, ओ वर्ड मिस हो रहा मेरे दिमाग से। दोनों के बीच में जो गैप होता है उसे सिनेप्से कहते हैं। सिनेप्से में जो है फ्लूइड फिल्ड होता है, जिसकी वजह से सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, वहाँ पे एसिटिलकोलिन एंजाइम काम करता है, एसिटिलकोलिन हार्मोन काम करता है। बहुत सारे हैं, है ना, जैसे सेरिन है, हिस्टाडीन है, डोपामिन है, और ये 3-4 रिप्लाई वो हैं हार्मोन जो हैं सिग्नल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन द मेडुला एंड द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। अनदर रीजन कॉल्ड न्यूमेटिक सेंटर टू इज प्रेजेंट इन द पोन्स वेरोली, ये भी पढ़ चुके हैं। न्यूमेटिक सेंटर आर मॉडरेट एंड द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये हो गया। The chemoreceptor situated adjacent to the rhythm center. This highly sensitive to the CO2 and hydrogen ion रेस्पिरेशन जो है हाईली सेंसिटिव CO2 के लिए होता है, O2 के लिए नहीं होता, ये हम पढ़ चुके हैं ना। और आयन्स H+ आयन जो pH मेंटेन करते हैं ब्लड का, इसके लिए भी सेंसिटिव होता है। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट द कीमो सेंसिटिव। इन CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ना और H की कंसनट्रेशन बढ़ने से कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को, मेडुला ऑब्लांगेटा के पार्ट को, दिस इज द टर्न गिव सिग्नल टू द रिदमिक सेंटर टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट in the respiratory process so that the substance can be eliminated। यही कि भाई जो है CO2 का अमाउंट बढ़ना और हाइड्रोजन H+ आयन का कंसनट्रेशन बढ़ जाने से कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, वो सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को, और जब वो उस फंक्शन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो ये अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं। Receptor associated with aortic arch and the carotid artery can also recognize change in CO2 and H ion concentration. These receptors send necessary signal to the rhythm center or corrective action concentration. Corrective action. It is important to remember that the role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant, है ना। ये यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि O2 का जो रोल है वो बहुत क्वाइट अनसिग्निफिकेंट होता है, किसमें? रेस्पिरेशन की। O2 की कंसनट्रेशन से कोई स्टिमुलेशन नहीं होता, कोई कीमो रिसेप्टर का स्टिमुलेशन नहीं होता, किसी भी तरीके का स्टिमुलेशन O2 की कंसनट्रेशन नहीं होता। जो भी स्टिमुलेशन कीमो रिसेप्टर्स का होता है CO2 और H की कंसनट्रेशन में बढ़ने की वजह से होता है ना। और अब कुछ बचे हैं डिसऑर्डर्स, हम पढ़ लेते हैं। अस्थमा जो है एक तरीके से एलर्जी है। ये हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्योस टू द एलर्गन एज द पोलन ग्रेन्स की वजह से एलर्जी हो सकती है। एयर से हो सकती है, कोल्ड एयर से हो सकती है, स्मोकिंग से होती है, डस्ट से होती है, मॉड्यूल से हो सकती है ना। ये एलर्जी ब्रोंकियाई और ब्रोंक्योस में होती है।
asthma spasm occur in the smooth muscles of bronchi and bronchiole construction of bronchi leads to asthmatic attack. जिन लोगों को जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जिनकी ब्रोंकियाई जो है एलर्जिक जो होते हैं डस्ट से, कोल्ड डस्ट से, जैसे अब मुझसे पूछेंगे तो मुझे स्मोक से, फोग से एलर्जी है ना, तो मैं उस कंडीशन में मुझे कफिंग स्टार्ट हो जाती है, स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से काफ़ी लोगों को एलर्जी जिस चीज़ से होती है और बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोंकियाई लीड्स तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये अस्थमा में चेंज हो जाता है। एम्फीसीमा क्या होता है? एम्फीसीमा जो होता है क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है, ये स्मोकिंग से होता है। जो लोग नहीं होते चेन स्मोकर होते हैं उनकी जो एल्वियोलाई की वॉल जो डैमेज हो जाती है और रेस्पिरेटरी सरफेस जो डिक्रीज हो जाता है और ये मेजर कोज होता है एम्फीसीमा का स्मोकिंग। ऑक्यूपेशनल एम्फीसीमा इज a chronic disorder caused due to smoking in which alveolar wall are damaged, due to which respiratory surface is decreased. Smoking is a major cause of emphysema, है ना। occupational respiratory disorder in some industry a huge amount of dust is involved। भाई जैसे अभी इससे पहले वाले में बताया ना अस्थमा, उसमें डस्ट एलर्जी है। एम्फीसीमा में डस्ट आप इनहेल किए जा रहे हैं, द डस्ट पार्टिकल ऑफन गेट इनसाइड द लंग्स एंड वर्क्स बिकॉज ऑफ द बॉडी डिफेंस सिस्टम इज इनेबल्ड टू कोप विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट। Long term exposure can lead to a severe lung damage. Workers usually wear masks and to prevent the entry of dust particles inside the lungs। भाई ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं और अगर आप बिना मास्क के वहाँ पे काम करेंगे और आप लगातार डस्ट को एयर के साथ इनहेल कर रहे हैं तो आपका लंग्स या आपके बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो है उसको अगेंस्ट नहीं काम कर पाएगा या कॉप अप नहीं कर पाएगा और आपका जो है ब्रोंकियाई धीरे धीरे डैमेज होगी। आपका सरफेस एरिया जो है गैसेस एक्सचेंज के लिए लंग्स में कम हो जाएगा जिस वजह से एम्फीसीमा हो जाता है ना। तो जो वर्कर्स ऐसे हैं, जो स्टाफ्स है ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करता है, ऐसे एरियाज में काम करता है, उनको मास्क पहनना ज़रूरी होता है। अब जैसे जो ये केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं एस्टोसिस, सिलियोसिस, बायोनियोसोसिस, कॉटन डस्ट जो होते हैं एंड सीड्रियोसिस, आयरन डस्ट जिन जहाँ पे आयरन की डस्ट होती है उसको कहते हैं सीड्रियोसिस कहते हैं, जहाँ पे कॉटन डस्ट होती है इसे बायोसिनियोसिस कहते हैं, है ना। और द कॉमन ऑक्यूपेशनल डिजीज जिनकी वजह से एम्फीसीमा होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और हे फीवर क्या होता है? यह एक तरीके की एलर्जी है which running nose, tears, sneezing, redness of eye, fever is called hay fever. It is due to pollen grain। कुछ लोगों को ना कुछ फूलों के से पराग कण से पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है तो उसको हे फीवर कहते हैं। उसमें क्या होगा? फीवर आएगा, आई रेड हो जाएगी, आंखों से आंसू निकलनेंगे, छींक आएगी, नोज बहने लगेगी, तो ये सब सिम्टम्स हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हे फीवर कहते हैं। निमोनिया, निमोनिया क्या होता है? डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया से होता है। इसमें म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है लिम्फ में, एल्वियोलाई में। लिम्फ म्यूकस जो है लिम्फ म्यूकस जो है एल्वियोलाई में एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से सरफेस एरिया या सांस लेने में दिक्कत होती है। ये अधिकतर बच्चों में होता है या फिर बुजुर्ग में होता है जब इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, तब निमोनिया के केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। अभी जैसे कोरोना आया था तो कोरोना में मैक्सिमम सिम्टम्स जो हैं हाँ लंग्स कंजेशन के आ रहे थे निमोनिया जैसे ना, तो उस तरीके से इसमें सिम्टम्स होते हैं। नोज से जो ब्लीडिंग आती है उसको कहते हैं इपिटॉक्सिस कहते हैं, इपिटैक्सिस, EPITXIS, एपिटैक्सिस कहते हैं। वायोलेंट एक्सप्लोजन ऑफ एयर थ्रू मच, अचानक से बहुत सारी एयर का माउथ से निकलना, इसको कहते हैं कफिंग। जैसे गले में जो है ना खांसी हो जाती है या डस्ट पार्टिकल चलेगा ना। वूपिंग कफ, वूपिंग कफ भी जो है एक तरीके से खांसी का ही प्रकार है, कफ का ही प्रकार है। हाँ, बोर्ड डिटेल एपरेटिसिस जो होती है, बोर्ड डिटेलस एपरेटिसिस इसका कोज होता है। डिप्थीरिया कोज बाय द कोरोनियो बैक्टीरियम डिप्थीरियसिस, कोरोनियोबैक्टीरियम डिप्थीरियसिस से क्या होता है? डिप्थीरिया होता है। स्यूडो मेम्ब्रेन प्रोड्यूस द थोरैट विच एब्स्ट्रैक्ट ब्लीडिंग, है ना।
है ना। और हुपिंग ऑफ नोज इंस्पिरेशन ड्यू टू इरेगुलर मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, नोज इज मेड बाय सडन क्लोजर ऑफ एपिग्लोटिस, है ना। एपिग्लोटिस क्या है, जो ट्रैकिया के ऊपर एक ढक्कन टाइप से होता है जो विंड पाइप में फूड के जाने को प्रिवेंट करता है। और अगर वो नोज में, मतलब वो उसका काम है कि फूड को विंड पाइप में जाने से रोक देना। और अगर विंड पाइप पे ही वो बंद हो जाएगा, नोज से इनहेल नहीं कर पाएंगे तो अचानक से हिचकी आ जाती है। हिचकी जो आना हुआ ना वो उसी का कारण होता है। जैसे एक दो चीज़ें और बता देते हैं। यूपीनिया, यूपीनिया क्या होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग का साइंटिफिक नेम होता है। डिस्पीनिया क्या होता है, डिस्पेनिया, पेनिया जहाँ शब्द आएगा पेन से रिलेटेड होगा तो पेनफुल ब्रीदिंग को कहा जाता है। हाइपोपीनिया, लोअर ब्रीदिंग रेट को हाइपोपीनिया कहते हैं। हाइपरपीनिया, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया क्या होता है, लोअर सप्लाई ऑफ O2 इन टिश्यू। ऑक्सीजन की जब कम सप्लाई होती है टिश्यू में तो उसको कहते हैं हाइपोक्सिया कहते हैं। एनोक्सिया, एनोक्सिया मीन्स O2 की सप्लाई रुक गई, उसको एनोक्सिया कहा जाएगा। साइनोसिस, ब्लूइश कलर ऑफ बॉडी ड्यू टू मोर CO2, है ना। साइनोसिस क्या कहता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लूइश कलर ऑफ बॉडी ड्यू टू मोर CO2। एस्फेजिया, CO2 ज़्यादा और O2 कम, ये जो है कुछ डिसऑर्डर हैं, है ना। इसी के साथ ये टॉपिक में जो है ग्लाइकोलिसिस जैसे बचा है ना। तो हम रेस्पिरेशन कितने तरीके का हो ये हम पढ़ते हैं। देखते हैं स्लाइड में अगर लगा है तो ठीक थी, नहीं तो फिर उसको कल किया जाएगा। मैं उसको एक्सप्लेन अभी कर दूंगी कि कितने तरीके का होता है, तो आप फिर कल जो है इजीली कर पाएंगे, है ना। तो जो है रेस्पिरेशन 4 तरीके का होता है। EGI, R=EGI से इसको हम समझेंगे कैसे, क्योंकि हम इसको बताते हैं। आई थिंक ये हो जाना चाहिए। हाँ, R=EGIC। R से मतलब है रेस्पिरेशन, E से एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन, G से गैसियस एक्सचेंज, I से है इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन और C से है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये एक थोड़ा सा मैंने फॉर्मूला बनाया, इसको आप देखिएगा। R से रेस्पिरेशन कितने तरीके का, 4 तरीके कैसे, एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज, इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। तो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से स्लाइड में ये ऐड नहीं है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, हमारा लंग्स वातावरण से O2 को लेता है और CO2 को छोड़ देता है ना। या CO2 की जगह O2 को लेता है और इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। अन्य गैसेस लेता है या O2 लेता है, CO2 नहीं लेता। एटमॉस्फेयर से O2 या अदर गैसेस का लेना और CO2 का छोड़ना, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, है ना। इंट्रा सेल्यूलर गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ O2 का लंग्स से टिश्यू फ्लूइड में जाना और टिश्यू फ्लूइड से CO2 का लंग्स में आना, समझे। गैसियस एक्सचेंज क्या है कि गैस O2 का जाना, CO2 का आना, कहाँ, लंग्स से O2 का जाना कहाँ पर, टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से CO2 का आना कहाँ पर, लंग्स में, दैट इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। इंटरनल रेस्पिरेशन, टिश्यू फ्लूइड से O2 का सेल में जाना। गैसियस एक्सचेंज में ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, टिश्यू फ्लूइड में, और फिर टिश्यू फ्लूइड में जो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड आई है उसको ब्लड लेके आ जाएगा लंग्स में, दैट इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, जो बहुत अंदर हुआ ना, टिश्यू फ्लूइड से सेल में जाना है, तो टिश्यू फ्लूइड में जो O2 है वो कहाँ जाएगी, सेल में, और सेल में जो CO2 है वो कहाँ आएगी, टिश्यू फ्लूइड में। ये आना जाना टिश्यू फ्लूइड, मतलब एक्सचेंज between tissue fluid and cell, it is called intracellular respiration. Exchange between blood and lungs exchange between blood through lungs to tissue fluid and back to lungs is called gaseous exchange. सेलुलर रेस्पिरेशन 2 तरीके का होता है। क्या होता है, इसमें ग्लाइकोलिसिस होता है और क्रेब्स साइकिल होता है ना। इसको भी एक फॉर्मूले से समझ लेते हैं थोड़ा। फेक
ग्लाइकोलिसिस में 4 स्टेप होते हैं। G इज इक्वल टू F, अब इसको लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, FAKE फर्मेंटेशन, सिंथेसिस ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसमें है? ये ग्लाइकोलिसिस में। G फॉर ग्लाइकोलिसिस, F फॉर फर्मेंटेशन, A फॉर सिंथेसिस ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, K फॉर क्रैब साइकिल एंड E फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो शुगर फर्मेंटेशन कैसे होता है? शुगर फर्मेंटेशन जो ग्लाइकोलिसिस या EMP पाथवे कहते हैं इसको, एम्बेडेड मेयर्स हॉफ पाथवे, है ना। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मीन्स O2 की एब्सेंस में होता है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का बिना O2 के टूटना और पायरुविक एसिड में टूट ग्लूकोज जो है O2 की एब्सेंस में टूटता है पायरुविक एसिड में, इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे यीस्ट और बैक्टीरिया में ग्लूकोज का जब टूटता है बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के, तो पायरुविक एसिड में नहीं, ये इथेनॉल और CO2 में टूटता है। मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, और लैक्टिक एसिड जब बनता है तो हमें मसल्स में पेन होता है और हमें थकावट होती है। ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में से टूटता है तो ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। एनारोबिक रेस्पिरेशन या ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज 9 स्टेप्स में टूटता है, 9 स्टेप से गुजरकर पायरुविक एसिड में टूटता है। पायरुविक एसिड फाइनल प्रोडक्ट होता है किसका? ग्लाइकोलिसिस का, है ना। तो अब जैसे ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल हम कल पढ़ेंगे, तो इसको यहीं आज बंद करते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। चैनल है विजन क्लासेस, हम यहाँ बायोलॉजी पढ़ते हैं, कुछ काम की बात करते हैं, कभी कभी मस्ती मजाक भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ने के साथ थोड़ा मस्ती मजाक भी होना चाहिए, है ना। तो इसलिए मस्ती मजाक भी चलता रहता है और वो ज़रूरी है। ओके, तो अब इसको फिनिश करते हैं ना। बाय बाय एंड टेक केयर। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो रुक नहीं रही है, तब तक हम लोग बात करते रहेंगे, है ना। आई विल ट्राई दिस अगेन।